नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। इस वक्त देश में दो ही सवाल है। एक, अगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता तो क्या होगा, और दूसरा, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई तो क्या होगा। दोनों सवालों का जवाब भविष्य तय करेगा, लेकिन जो दिख रहा है उस पर तो बात हो ही सकती है। पहले जीत पर बात करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 10 साल से बंगाल पर राज कर रही है। उनकी पार्टी का ना तो कोई बहुत ही मजबूत ढांचा है और ना ही पार्टी में सख्त अनुशासन है। इस पार्टी की कोई खास राजनीतिक विचारधारा भी नहीं है। यह इसी तरह है जैसे उत्तर प्रदेश में सपा और अन्य प्रदेशों में कोई और क्षेत्रीय पार्टी। ममता केवल मुसलमानों के वोटों के आधार पर सत्ता पर टिकी हुई है। इसके साथ ही क्योंकि ममता का मतलब टीएमसी और टीएमसी का मतलब ममता है, तो उनकी एक छवि भी है, एक दबंग छवि है, एक दबंग लेडी की छवि है, जिसके दम पर ममता ने बंगाल की महिलाओं में अपनी खास पहचान बनाई है। इसीलिए उनके समर्थक उन्हें देवी दुर्गा भी कहते हैं। यही वजह है कि इस बार ममता ने 17% सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। प्रदेश में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बस 3 ही सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतकर साबित कर दिया था कि वे बंगाल के घर घर तक पहुंच चुकी एक पार्टी बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 40% वोट मिले थे। यह एक मायने रखता है। इसके विपरीत ममता बनर्जी बस 22 सीटों पर सिमट गई थी। उनकी ये सीटें 2014 के आम चुनाव के मुकाबले 12 कम थी। इससे यह तो साफ होता है कि बीजेपी ने अपने आक्रामक तेवर, अनुशासन और संसाधनों के दम पर बंगाल में पकड़ बनाई है। बीजेपी के यहां पर पकड़ बनाने की एक और बड़ी वजह है, बंगाल में 1/3 आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में यहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की जीत के प्रतीकात्मक मायने पूरे देश में बनते हैं। अगर बंगाल को बीजेपी जीतती है तो पूरे देश में उसके हिंदू राजनीति करने के और मजबूत रास्ते खुल जाएंगे। इससे 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा विपक्ष करीब करीब टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो 2024 में मोदी के सामने कोई चुनौती बचेगी। बीजेपी इस समय बेहद व्यवस्थित है और उसके पास फंड की भी कोई कमी नहीं है। पूरे देश में देखा जाए तो यह अकेला गढ़ बचा है जिसे बीजेपी जीतना चाह रही है। और यदि इस चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो ममता राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरेगी। वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष का एक साझा नेता के तौर पर उभर सकती है। ममता बनर्जी मोदी का वो जवाब हो सकती है जो सारी पार्टियां लंबे समय से तलाश कर रही है। लेकिन बंगाल में बीजेपी को रोक पाना क्या इतना आसान है? दरअसल बंगाल में एक समस्या बहुत बड़ी यह भी है जिसके बारे में न तो देश की मीडिया बात करती है और ना ही बहुत उधर ज़्यादा ध्यान जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में जब क्षेत्रीय पार्टियों का राज था तो भ्रष्टाचार के आरोप लगना आम बात हो गई थी, उसी तरह से बंगाल में यह आम बात है कि अफसरों को बगैर खिलाए कोई काम नहीं होता है। इस बारे में आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो कई सारी मीडिया रिपोर्ट में साफ साफ दिख जाएगा कि वहां पर बगैर घूस के कुछ होता नहीं है। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि बगैर पैसा खिलाए सरकारी योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं सकता है। हालांकि इसके विपरीत ममता की एक बहुत दमदार और साफ सुथरी और ईमानदार नेता की छवि भी है। वो अलग बात है कि पार्टी उनके इन दावों को नुकसान पहुंचाती रहती है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाती रहती है। ममता की एक और परेशानी है, बीजेपी ने प्रदेश की 282 सीटों में से 45 पर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। इनमें से अकेले ममता को छोड़कर आए 34 लोग हैं। यानी कि 34 लोग ममता के वे लोग हैं जो ममता के लिए अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते थे। वहां उस पार्टी के, ममता की पार्टी के अच्छे लोग हैं जिनके वोटर है अपने, और बीजेपी और इनके वोटर मिलकर एक समीकरण भी बना रहे हैं। 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बंगाल में बीजेपी मजबूती के साथ लड़ रही है। पिछले चुनाव में प्रदेश की 295 में से 211 सीटें ममता बनर्जी के पास रही है। बंगाल में 4 सप्ताह तक 8 चरणों में होने वाले चुनाव ने पूरे देश में माहौल को गरमाया है। 8 चरण में चुनाव होना भी बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। परिणाम 2 मई को आएगा। उससे पहले बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। नमस्कार, आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।